द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग भाग 3 आतंक। लेखक जिम कॉर्बेट। आतंक शब्द छोटी छोटी बातों में इस्तेमाल होते इतना घिस गया है कि अब इसकी सही मायने में ज़रूरत पड़ती है तो ये शब्द छोटा पड़ जाता है। इसलिए मैं आपको उस आतंक का वास्तविक अर्थों में एहसास दिलाना चाहूँगा जो गढ़वाल के उस 500 वर्ग मील के क्षेत्र के लोगों ने झेला और जहाँ ये आदमखोर एक्टिव था। इन लोगों के अलावा प्रतिवर्ष उन 60,000 श्रद्धालुओं ने भी ये आतंक भोगा जो वर्ष 1918 से 1926 तक यहाँ तीर्थ यात्रा पर आए थे। ये स्थानीय निवासी और तीर्थयात्री किस प्रकार के आतंक के साए में रहे, इस बारे में थोड़े से उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। कोई भी कर्फ्यू इतनी सख्ती से नहीं लगाया गया और न इतनी निष्ठा से पालन किया गया जितनी कड़ाई से नरबख्शी बाग ने रुद्रप्रयाग में लागू किया था। दिन की रोशनी में तो उस क्षेत्र में जनजीवन सामान्य रूप से चलता रहता। पुरुष खरीद फरोख्त करने दूर बाजारों को जाते या दूर दराज के गांव में अपने रिश्तेदार और मित्रों से मिलते। महिलाएं छप्पर और मवेशियों के लिए घास काटने पहाड़ों पर जाती। बच्चे स्कूल जाते अथवा बकरियों को चुगाने या सूखी लकड़ियां लेने जंगल जाते। यात्री अकेले या टोलियां बनाकर गर्मियों के दिनों में बद्री केदार मंदिरों की तीर्थ यात्रा पर श्रमपूर्वक जा रहे होते अथवा वहां से वापस लौट रहे होते। लेकिन जो ही सूरज पश्चिमी क्षितिज पर पहुंचता, काली छाया बढ़ने लगती। उस क्षेत्र के लोगों का व्यवहार एकदम बदल जाता। बाजार या दूर दराज के गांव में गए लोग जल्दी जल्दी घर लौटने लगते। घास के बड़े बड़े बोझ तले दबी महिलाएं पहाड़ों से नीचे तेजी से उतरने लगती। बच्चे जो स्कूल से घर लौटते या बकरियों के साथ अथवा सूखी लकड़ी लेकर मस्ती करते विलम्ब से घर लौट रहे होते, उनकी माताएं चिंतित होकर उन्हें पुकारने लगती। किसी स्थानीय व्यक्ति को थका मांदा कोई यात्री रास्ते में मिलता तो वह यात्री से यही कहता, तेजी से चलो ताकि अंधेरा होने से पहले किसी चट्टी तक पहुंच सको। रात होती तो एक अजीब सन्नाटा पूरे क्षेत्र में पसर जाता। कहीं कोई हलचल नहीं, कहीं से कोई आवाज़ नहीं। सब लोग दरवाज़ा बंद किए घर में कैद हो जाते। कितने ही परिवारों ने तो बचाव के लिए अतिरिक्त दरवाजे भी लगवा लिए थे। जो यात्री किसी मकान के अंदर जगह पाने का सौभाग्य प्राप्त न कर पाता, वो छप्पर में एक दूसरे से सटकर रहने का जुगाड़ कर लेते। लेकिन चाहे मकान के अंदर हो या छप्परों में, सर्वत्र एक चुप्पी छाई होती ताकि आवाज़ को सुनकर वह दुर्दांत आदमखोर न आ जाए। पूरे गढ़वाल के लोगों और यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों के मन में 8 वर्षों तक यही आतंक छाया रहा। अब मैं कुछ उदाहरण दूंगा जिनसे आपको मालूम होगा कि इस आतंक के पीछे क्या कारण थे। एक लड़का केवल 14 साल का था। उसके माँ बाप मर चुके थे। वह अछूत परिवार का बालक था और 40 बकरियों का चरवाहा। हर शाम को जब वह बकरियां चुगा कर आता, उसे खाना दिया जाता और उसके बाद वह बकरियों के साथ कमरे में बंद हो जाता। एक कमरा एक लंबे 2 मंजिल मकान के भूमि तल पर था। ऊपर उस लड़के और बकरियों का मालिक रहता था। लड़के ने कमरे के बाएं किनारे एक बाड़ सी लगाकर सोने की जगह बना रखी थी। इस कमरे में कोई खिड़की नहीं थी और एक ही दरवाज़ा था। जब लड़का और बकरियां सुरक्षित अंदर पहुंचते तो उनका मालिक दरवाज़ा बंद करता और सांकल लगा देता। सांकल की खूंटी में लकड़ी ठूस देता ताकि सांकल अपनी जगह से हिल न सके। लड़का अपनी सुरक्षा के लिए अंदर से एक पत्थर भी लगा लेता। जिस रात वह दिन बिन माँ बाप का बेटा अपने माँ बाप से जा मिला, उस रात भी दरवाज़ा रोज की तरफ बंद था। ये बात उसके मालिक ने मुझे बताई और यह बात इससे भी सिद्ध होती है कि दरवाजे पर पंजों के कई गहरे निशान थे। ये संभव था कि पंजों से दरवाज़ा खोलने के लिए तेंदुए ने सांकल की खूंटी से लकड़ी हटा दी थी, जिसके बाद पत्थर धकिया कर दरवाज़ा खोल अंदर घुसना उसके लिए आसान हो गया। एक कमरे में 40 बकरियों का जमघट और उसी कमरे के कोने में बाड़ के अंदर घुसने में तेंदुए को ज़्यादा पैतरेबाजी करने की जगह नहीं बची होगी। वह या तो बकरियों की पीठ पर से होता गया होगा या उनके पेट के तले से, क्योंकि ऐसे में बकरियां खड़ी हो गई होगी। हुआ यह होगा कि तेंदुआ जब तक दरवाजे को उखाड़ने की कोशिश करता रहा होगा और जब वह अंदर भी चला गया तब तक बकरियों के शोर को वह लड़का सुन नहीं पाया और वो सोता ही रहा। बाड़ के अंदर उस लड़के को मारने के बाद तेंदुआ उस खाली कमरे के दूसरे छोर पर लाया, क्योंकि बकरियां अंधेरे में गायब हो गई थी। दिन चढ़ने के कुछ देर बाद मालिक ने
मालिक को अपने नौकर का शव मिला। आश्चर्य की बात थी कि 40 में से किसी भी बकरी पर कोई घाव या पंजे के निशान नहीं मिले थे। एक पड़ोसी अपनी दोस्त के पास हुक्का पीने आया था। कमरा अंग्रेजी के एल आकार का था और जहाँ पे दोनों आदमी दीवार से पीठ सटाए फर्श पे बैठे थे, वहाँ से पास ही दरवाजा बंद था, लेकिन साकल नहीं चढ़ी थी, क्योंकि उस रात तक गांव में तेंदुए ने कोई आदमी नहीं मारा था। कमरे में अंधेरा था और कमरे के मालिक ने अपने दोस्त को हुक्का पकड़ाया ही था कि हुक्का फर्श पे गिर गया। जलता हुआ कोयला और तंबाकू फर्श पे बिखर गया। वह अपने दोस्त को सावधानी से हुक्का उठाने को कह रहा था ताकि जिस कमरे में वे बैठे थे वह आग न पकड़ ले। वह आदमी कोयलों को उठाने के लिए झुका और कोयला उठा ही रहा था कि उसे दरवाज़ा दिखाई दिया। पूरा चांद छुपने को था और चांद की रोशनी में उस आदमी ने देखा एक परछाई सी। तेंदुआ उसके दोस्त को दरवाजे से ले जा रहा था। यह घटना मुझे सुनाते हुए उस व्यक्ति ने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने अपने दोस्त की इतनी आवाज़ भी नहीं सुनी जितनी सांस लेते हुए होती है। हालांकि मेरा दोस्त मुझसे हाथ भर की दूरी पर बैठा था, मैं अपने दोस्त के लिए कुछ नहीं कर पाया। जब तक भाग चला नहीं गया, मैंने प्रतीक्षा की, दरवाजे तक आया और जल्दी से उसे ढक दिया। गांव के प्रधान की घरवाली को बुखार था और उसकी सेवा के लिए 2 सहेलियां बुलाई गई थी। मकान 2 कमरों का था। बाहर के कमरे में 2 दरवाजे थे। एक दरवाज़ा बाहर बरामदे में खुलता और दूसरा अंदर कमरे में। इसी बाहर के कमरे में फर्श से 4 फुट की ऊंचाई पे एक छोटी सी खिड़की थी, जिस पे बीमार महिला के लिए पीतल के एक बड़े बर्तन में पीने का पानी था। अंदर के कमरे में बाहर के कमरे को जाने का जो दरवाज़ा था, उसके अलावा न कोई दरवाज़ा था और न खिड़की। बाहर बरामदे से खुलने वाले दरवाजे को बंद किया गया था और उस पर मजबूती से सांकल लगाई गई थी। दोनों कमरों के बीच वाला दरवाज़ा खुला था। 3 महिलाएं ज़मीन पर लेटी थी, बीमार महिला बीच में और दोनों सहेलियां बीमार महिला के दोनों तरफ। बीमार महिला का पति बाहर के कमरे में खिड़की की तरफ दीवार से सटे बिस्तर पे सोया था और उसकी बगल में फर्श पे लालटेन रखी थी, जिसकी रोशनी अंदर के कमरे में भी जा रही थी। तेल बचाने के लिए लालटेन की बत्ती कम की गई थी। आधी रात के करीब जब दोनों कमरों के लोग सो रहे थे, तेंदुआ दरार नुमा छोटी सी खिड़की में घुसा और आदमी के बिस्तर से सरकता हुआ अंदर के कमरे में बीमार महिला को मार गया। वह खिड़की के अंदर जाते हुए पानी भरे बर्तन को जरा भी खनकाए बिना आश्चर्यजनक ढंग से अंदर आया, लेकिन मृतक को खिड़की के रास्ते बाहर ले जाने के प्रयास में वह भरे पीतल के बर्तन को जमीन पर गिरा गया। बर्तन गिरने के शोर से लोग जाग गए। लालटेन की बत्ती ऊपर की तो देखा बीमार महिला खिड़की के नीचे लुढ़की पड़ी थी। उसके गले पे 4 दांतों के निशान थे। एक पड़ोसी ने, जिसकी पत्नी उस रात बीमार महिला की बीमारी के लिए गई थी, घटना के बारे में मुझे बताया। उस महिला को बहुत ज़्यादा बुखार था और वो लगभग मृत सी हो गई थी, इसलिए अच्छा हुआ कि बाघ ने उसे ही चुना। 2 गुजर तो आपस में भाई थे। अपनी 30 भैंसों को एक चरागाह से दूसरी चरागाह ले जा रहे थे। उनके साथ बड़े भाई की 12 साल की बेटी भी थी। वे लोग इस जगह के लिए नए थे। या तो उन्होंने आदमखोर के बारे में नहीं सुना था, या उन्हें उम्मीद थी कि ज़रूरत पड़ने पे उनकी भैंसें उन्हें बचा लेगी। वे यहाँ जम गए थे। सड़क के पास 8000 फुट की ऊंचाई पर एक जगह थी। नीचे की ओर समतल सी एक सकरी पट्टी थी, जो दरांती के आकृति का सिटाई नुमा खेत था। करीब 1/4 एकड़ का लंबे समय से बंजर पड़ा एक खेत। ये गुजर आसपास के जंगल से काट लाए लकड़ी के किलों को गाड़ कर और उन पर भैंसों को बांध के यहाँ पे अपना कैंप लगाए हुए थे। शाम का खाना बिटिया ने बनाया था। खाना खाकर तीनों सड़क और भैंसों के बीच कंबल बिछाकर सो गए। रात अंधेरी थी और सुबह होने को ही थी कि भैंसों की घंटी और डरी सी हुक्कार से लोग उठे। अपने लंबे अनुभव से उन्हें मालूम था कि इस तरह की आवाज़ का मतलब होता है कि आसपास कहीं आदमखोर है। उन्होंने लालटेन जलाई और भैंसों को चुप कराने के लिए उनके बीच गए, लेकिन उन्होंने पाया कि किसी भी भैंस की रस्सी खूंटे से टूटी नहीं थी। ये लोग अपनी सोने की जगह से कुछ ही मिनट के लिए हटे थे। जब वे अपने बिस्तर पर वापस गए तो उन्होंने पाया कि लड़की, जिसे वे बिस्तर पर छोड़ गए थे, अब गायब थी। जिस कंबल पर लेटी थी उस पर खून के बड़े बड़े धब्बे थे। सुबह होने पर पिता और चाचा ने खून के धब्बों की दिशा में बढ़ना शुरू किया। बंधी हुई भैंसों की बगल से गुजरकर वे संकरे खेत को पार कर नीचे उतरे और कुछ ही दूरी पर उन्होंने देखा कि बाघ की आधी खाई हुई लड़की की लाश पड़ी थी। मेरे भाई का जन्म अच्छे मुहूर्त में नहीं हुआ था साहब। उसका कोई बेटा नहीं है।
एक यही लड़की थी जिसकी कुछ दिन बाद शादी होने वाली थी। इससे उसे संतति मिलती, लेकिन बाघ ने उसे ही मार दिया। मैं ऐसी कई घटनाएं बयान कर सकता हूँ, क्योंकि आदमखोर से ऐसी बहुत सी घटनाएं जुड़ी हैं और हर एक की अपनी दर्द भरी दास्तान है। लेकिन मैं समझता हूँ कि रुद्रप्रयाग के आदमखोर बाघ से गढ़वाल के लोगों के आतंकित होने के कारणों में एक झांकी सामने रखने के लिए मैंने पर्याप्त उदाहरण दे दिए हैं। ये झांकी तब और स्पष्ट होकर सामने आ सकती है जब यह मालूम हो कि गढ़वाली लोगों में अंधविश्वास गहरे पेट हुआ है और बाघ की यानी कि तेंदुए की शारीरिक आघात क्षमता से ज़्यादा भय उन्हें उसकी पैरानॉर्मल पावर से था। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूंगा। मैं रुद्रप्रयाग निरीक्षण भवन में ठहरा था, जिसमें एक छोटा सा कमरा था। एक सुबह मैं निरीक्षण भवन से बाहर निकला और जो ही बरामदे से दालान में आया तो देखता हूँ दालान में, जिसमें लोगों के आने जाने से धूप उड़ी हुई थी और धूल जमा हुई थी, धूल में नरभक्षी के पंजों के निशान थे। ये निशान बिल्कुल फ्रेश थे। इसका मतलब था कि तेंदुआ मेरे बाहर आने से पहले उसके बाहर से निकला था। पंजों की डायरेक्शन के मद्देनज़र ये साफ था कि बंगले तक निरर्थक दौरा करने के बाद वह करीब 50 गज दूर यात्रा मार्ग पर बढ़ गया था। बंगले और सड़क के बीच उबड़ खाबड़ जमीन के कारण सड़क तक जाना संभव नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं बंगले के गेट पर पहुंचा, निशान गुलाब राय जाते हुए दिखाई दिए। पिछली शाम भेड़ बकरियों का रेबड़ सड़क से गुजरा था और उसके पाँव से उड़ी धूल में तेंदुए के पंजों के निशान ऐसे थे जैसे ताजी बर्फ में पड़े स्पष्ट निशान हो। जब तक मैं आदमखोर के पंजों के निशान से काफ़ी वाकिफ हो चुका था और बिना किसी कठिनाई के सैकड़ों के पंजों में से उसके पंजों को पहचान सकता था। आदमखोर के पंजों से कई सारी जानकारियाँ मिल सकती हैं, जैसे उसका नर या मादा होना, उसकी उम्र और उसका साइज। मैंने बहुत पहले जब पहली बार इस आदमखोर के पंजों के निशान देखे थे तब बड़ी सावधानी से उनका निरीक्षण किया था और तब यह निष्कर्ष निकाला था कि ये आकार में आम किस्म के तेंदुओं से बड़ा एक नर तेंदुआ था और काफ़ी समय से बूढ़ा हो गया था। इस सुबह जब मैंने उसके पगमाह का पीछा किया तो मैंने पाया कि वह कुछ मिनट पहले मेरे आगे आगे गया है और धीरे धीरे एक ही स्पीड से आगे बढ़ रहा है। इस सड़क पर सुबह सवेरे कोई यातायात नहीं था। सड़क पे कई मोड़ और मोड़ों के बाद खोहें थी। यह भी संभावना थी कि बाघ दिन के समय कभी जंगल से बाहर न रहने के अपने नियम तोड़ दे और यहीं कहीं पे रुका हुआ हो। इसलिए मैं तब तक हर मोड़ पे पूरी सावधानी के साथ आगे बढ़ता रहा, जब तक कि 1 किलोमीटर दूर उस स्थान पर नहीं पहुंच गया जहां से तेंदुए ने सड़क को छोड़ दिया था। वह घनी झाड़ियों और पेड़ों के जंगल में घुस गया था। जहाँ पे तेंदुए ने सड़क छोड़ी थी वहाँ से 100 गज आगे एक छोटा खेत था। उसके बीच में कांटों की एक बाड़ थी। वह बाड़ खेत के मालिक ने इसलिए लगाई थी कि भेड़ बकरी वाले भूटिया लोग वहाँ रात गुजारें और उनकी बकरियों की गोबर उस खेत में खाद के काम आए। इस बाड़ में भेड़ और बकरियों का रेबड़ पिछली शाम ही टिका था। इस रेबड़ का मालिक रुखे स्वभाव का एक व्यक्ति था, जिसके चेहरे से ही लगता था कि वह करीब 50 वर्ष से खरीद बेच का सामान भेड़ों पर ढोता रहा है। जब मैं उसके पास पहुंचा, वह कांटों की बाड़ को हटा रहा था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसने तेंदुए को नहीं देखा, लेकिन सुबह मुंह अंधेरे उसके 2 कुत्ते भौंक रहे थे। फिर कुछ देर बाद सड़क के ऊपर जंगल में काकड़ बोलने की आवाज़ आई थी। काकड़, जिसे बार्किन डियर भी कहा जाता है। जब मैंने उस बूढ़े बकरी वाले से पूछा कि क्या वह एक बकरा बेचेगा, तो उसने बकरा खरीदने का मेरा मकसद पूछा। मैंने उसे बताया कि मैं उसे आदमखोर को ललचाने के लिए एज अ बेट यूज़ करना चाहता हूँ। उसने बाड़ पर लगे कटीले झाड़ झंकर को हटाया, बाहर आया, मुझसे सिगरेट ली और सड़क के किनारे एक बड़े पत्थर पे वो बैठ गया। वह कुछ देर तक सिगरेट पीता रहा और देर तक मेरे सवालों का उसने जवाब नहीं दिया। फिर उसने बोलना शुरू किया। उसने कहा, साहब, आपके बारे में बेशक बद्रीनाथ के नज़दीक अपने गांव से यहाँ आते हुए मैंने सुना है। मुझे दुख है कि आप बेकार इस काम में अपने घर से यहाँ आए हैं। इस क्षेत्र में जितने भी इंसानों और जानवरों की मौत हुई है उनके लिए भूत प्रेत जिम्मेवार है। गोली या किसी तरीके से आप उसे मार नहीं सकते। इसके प्रमाण के रूप में मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा। पहले जरा दूसरी सिगरेट फूंक लूँ। यह किस्सा मुझे मेरे पिताजी ने सुनाया था और हर एक जानता है कि मेरे पिताजी झूठ नहीं बोलते थे। मेरे पिताजी तब जवान थे और मैं पैदा भी नहीं हुआ था। जिस तरह यहाँ आज भूत प्रेत की छाया मंडरा रही है,
ऐसे ही एक छाया तब मेरे गांव में आई थी और लोगों ने उसे तेंदुआ कहा था। तब उसे फंसाने के लिए जिम्बाला बनाया गया। जिम्बाला एक पिंजरा होता है और शिकारी पेड़ पे बैठ गए, जिन्होंने उस पर गोली भी चलाई, लेकिन वो मरा नहीं। जब उसे मारने के सभी प्रयास निष्फल हो गए तो लोगों में आतंक फैल गया। किसी में साहस नहीं रह गया कि वह सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले अपने घर से बाहर निकल पाए। तब हमारे गांव और आसपास के प्रधानों ने एक पंचायत बुलाई। पंचों को बताया गया कि आदमखोर बाघ से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय ढूंढने के वास्ते वो सब इकट्ठे हुए हैं। तब एक आदमी जिसका पोता पिछली रात को मारा गया था उसी शमशान घाट से आया था। वह पंचायत में उठा और बताने लगा कि उसके पोते को मारने वाला कोई तेंदुआ नहीं था, क्योंकि वह स्वयं पोते के बगल में सोया था। पोते को मारने वाला उनकी बिरादरी का कोई व्यक्ति था और उसने आदमी का मांस और खून भक्षण के लिए तेंदुए की शक्ल बना रखी थी। ऐसे व्यक्ति को उन तरीकों से नहीं मारा जा सकता जिनसे उसे मारने की कोशिश हो रही है। उसे केवल आग से मारा जा सकता है। बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि उसे उस मोटे साधु पर संदेह है जो खंडर पे बने मंदिर के नज़दीक एक झोपड़ी में रहता है। ऐसा सुनते ही पंचायत में शोरगुल हो गया। कुछ का मानना था कि बूढ़े व्यक्ति का पोता गुजर गया है, इसलिए वह पागल हो गया है, जबकि कुछ अन्य लोगों का मानना था कि बूढ़ा सही कह रहा है। उन्होंने याद दिलाई कि जिन दिनों गांव में मार शुरू हुई थी उन्हीं दिनों साधु गांव में आया था। और यह भी याद किया गया कि एक मार के दूसरे दिन साधु बाहर धूप में अपनी खटियां खींचकर पूरे दिन सोता रहा। जब शोरगुल थम गया और काफ़ी बहस हो गई, पंचायत ने अपना फैसला सुनाया कि तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और साधु की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। पंचायत में 3 पार्टियां बनाई गई। पहली पार्टी का विचार था कि अगली मार की अनुमानित रात से नजर रखी जाएगी, क्योंकि मार कमोबेश एक निश्चित अंतराल के बाद हो रही थी और मार किस रात होगी इसका अनुमान लगाया जा सकता था। उन रातों को पहली और दूसरी पार्टी पहरा देती रही और साधु अपनी झोपड़ी में ही रहा। मेरे पिताजी तीसरी पार्टी में थे। शाम को अंधेरा होते ही उन्होंने चुपचाप अपनी पोजीशन ले ली। कुछ देर बाद झोपड़ी का दरवाज़ा धीरे से खुला, साधु बाहर आया और अंधेरे में कहीं खो गया। कुछ घंटे बाद दूर ऊपर पहाड़ी से एक चीख आती सुनाई दी और उसके बाद चारों ओर शांति थी। मेरे पिताजी की पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने उस रात को अपनी पलकें बंद नहीं की। जैसे ही सुबह का झटपटा हुआ, साधु अपनी झोपड़ी की तरफ वापस आ गया। उसके हाथ पर और मुंह पे खून लगा हुआ था। जब साधु झोपड़ी के अंदर चला गया और दरवाजे बंद कर दिए, निगरानी वाली पार्टी झोपड़ी की तक गई और बाहर से उस दरवाजे को बंद कर दिया और इस तरह साधु के बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया गया। फिर वह अपने सूखी घास के खून से घास के गट्ठर उठा लाए और जब तक सूरज उगता साधु की झोपड़ी में आग लगा दी, जिससे झोपड़ी राख में बदल चुकी थी। उस दिन से तेंदुए का हमला होना बंद हो गया। अब तक यहाँ के किसी भी साधु पर संदेह नहीं किया गया है, लेकिन छुटकारा पाने का यह तरीका अगर मेरे पिताजी के समय में अपनाया गया था तो हमारे समय में भी इसे अपनाया जाए, और तब तक के लिए गढ़वाल के लोगों को सहन करना पड़ेगा। आपने पूछा साहब कि क्या मैं आपको ये बकरा बेचूंगा? मैं नहीं बेचूंगा, क्योंकि मेरा कोई भी बकरा बिकाऊ नहीं है। लेकिन अगर मेरा किस्सा सुनने के बाद भी आप उस बकरे को पालना चाहते हैं, एज ए बेट यूज़ करना चाहते हैं, जिसे आप तेंदुआ कह रहे हैं, तो मैं आपको एक भेड़ उधार दूंगा। अगर वो मारी गई तो आप मुझे उसकी कीमत देंगे, और नहीं मारी गई तो कोई पैसा नहीं। आज दिन और रात में यहीं रहूँगा, लेकिन कल भोटिया नक्षत्र के उदय होने पे मुझे आगे की ओर जाना है। शाम को दिन ढले में कांटों के उस बाड़े में फिर वापस लौटा और बकरी वाले मेरे उस दोस्त ने अपनी भेड़ों के रेबड़ से मुझे खुशी खुशी एक भेड़ चुनने दी। यह भेड़ मेरे विचार में इतनी तगड़ी थी कि तेंदुए को 2 रातों का भोजन दे सकती थी। भेड़ मैंने उस रास्ते के पास झाड़ियों में बांध दी जहाँ से 12 घंटे पहले तेंदुआ गुजरा था। दूसरी सुबह में समय पे जाग गया। जो ही बंगले के बाहर निकला तो फिर से मुझे बंगले के बाहर आदमखोर के पगमार्क्स दिखाई दिए, और गेट पे पड़े निशानों से मैंने पाया कि वह गुलाब राय की तरफ आया था। वह बंगले में हाजिरी लगाने के बाद रुद्रप्रयाग के बाजार की तरफ चला गया। सच्चाई यह थी कि बाघ या तेंदुआ मानव गोश्त की फिराक में था, और इसका प्रमाण यह था कि जो भेड़ मैंने उसके लिए बांधी थी उसमें उसने कोई रुचि नहीं दिखाई। मुझे ये देख कर आश्चर्य नहीं हुआ कि उसने भेड़ का कोई भी हिस्सा नहीं खाया या उस पर आक्रमण नहीं किया। हालांकि ये स्पष्ट दिख रहा था कि जब मैंने उसके लिए भेड़ को बांधा था उसके थोड़ी देर बाद ही उसने भेड़ को मार दिया था। अब अपने घर जाओ साहब, अपना समय और अपने पैसे बचाओ। यह बात बकरी वाले ने अपनी बकरियों को सीटी बजाते हुए कही
और हरिद्वार की ओर चल दिया। इससे पहले भी इसी तरह का एक वाकया रुद्रप्रयाग के पास हुआ था, लेकिन उसका हश्र पूरा नहीं हुआ और मामला खुशी खुशी निपट गया। अपने रिश्तेदारों और मित्रों के मारे जाने से उत्तेजित बहुत से लोगों ने, जो ये मानते थे कि कोई व्यक्तिहीन हत्याओं के लिए जिम्मेवार है, 10 जुला पट्टी के कोटकी गांव के एक साधु को पकड़ लिया। लेकिन इससे पहले कि वो अपना बदला निकालते, गढ़वाल के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर फिलिप मैशन वहां पहुंच गए। वे नज़दीकी दौरे पर थे। भीड़ के मिजाज को देखते हुए और स्वयं एक अनुभवी व्यक्ति होने के कारण मिशन ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि असली गुनहगार को पकड़ लिया जाए, लेकिन इससे पहले कि उसे मारा जाए, कानून का तकाजा है कि उसके अपराध को प्रमाणित किया जाए। इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि साधु को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस सुझाव से भीड़ सहमत हो गई और 7 दिन और 7 रात तक साधु पुलिस की पहरेदारी में रहा। जनता ने भी उतनी ही सावधानी से उस पर नजर रखी। 8वीं सुबह जब पहरेदारी और निगरानी करने वाले बदले जा रहे थे, कोई खबर लेके आया कि पिछली रात कुछ मील दूर एक मकान में घुस के एक आदमी को मार दिया गया। जनता ने साधु को छोड़ देने में कोई आपत्ति नहीं की। लोग स्वयं को सांत्वना देने लगे कि इस बार गलत आदमी पकड़ा गया था, लेकिन अगली बार कोई गलती नहीं की जाएगी। गढ़वाल में आदमखोर द्वारा की गई हत्याओं के बारे में कहा जाता है कि वह साधुओं ने की और नैनीताल अल्मोड़ा जिले में इन हत्याओं के लिए तराई में रहने वाले बोक्साओं को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो मुख्यतः पशुओं को चरा के अपना गुजारा करते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि साधु मानव मांस और रक्त के लालच में ऐसा करते हैं और बोक्सा गहने या किसी अन्य कीमती सामान के लिए। नैनीताल और अल्मोड़ा में आदमखोर ने पुरुषों की तुलना में महिलाओं की अधिक हत्या की, इसलिए ऐसा माना जाता है, लेकिन असल कारण कुछ और ही है। मैं बहुत सी जगहों पर रहा हूँ और उस एकांत में कल्पना ही मेरी सहचरी होती है। ऐसे भी मौके आए जब मैंने रुद्रप्रयाग में बैठे बैठे एक साथ 28 रातें पुल पर नज़र रखते हुए चौराहे की निगरानी में गुजारी। गांव को आने वाले रास्तों और पशु या मनुष्य की लाश पर तेंदुए की प्रतीक्षा करने में मैंने कई रातें बिताई। तब मेरी कल्पना का बाढ़ बैग हल्के रंग का होता, जिसका बदन तो तेंदुए का लेकिन सिर राक्षस का था, क्योंकि ऐसा मुझे वह तब लगा था जब मैंने पहली बार उसे देखा था। एक दैत्य जो रातों को मेरी प्रतीक्षा पर रहा और उससे ज़्यादा अक्लमंद होने के मेरे निरर्थक प्रयास पर बिना आवाज़ के हंसते हंसते लोटपोट होता और अपने होठों पर जीभ फिराता कि वह समय भी आएगा जब मैं एक क्षण को असावधान हुआ और वह अपने दांत मेरी गर्दन में गड़ा देगा। यह पूछा जा सकता है कि जब नरभक्षी रुद्रप्रयाग के लोगों के लिए आतंक बना हुआ था, तब सरकार क्या कर रही थी। सैकड़ों मील पैदल चलकर प्रभावित गांव का जायजा लेने के बाद मैं इस बात को पक्के तौर पर कह सकता हूं कि सरकार ने इस आतंक की चुनौती को समाप्त करने के हर संभव प्रयास किए थे। पुरस्कार घोषित किए जो स्थानीय लोगों के हिसाब से 10,000 रुपये नकद और 2 गाँव के उपहार के बराबर थे। यह राशि क्षेत्र के 4,000 लाइसेंस शुदा बंदूक धारकों में से किसी को भी आदमखोर को ठिकाने लगाने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए पर्याप्त थी। चुने हुए शिकारियों को अच्छे पारिश्रमिक पर नियुक्त किया गया था और आश्वासन दिया गया था कि अगर वो कामयाब हुए तो उन्हें विशेष पुरस्कार भी दिया जाएगा। पहले ही 4,000 लाइसेंस शुदा बंदूकों के अलावा आदमखोर से निपटने के लिए 300 विशेष लाइसेंस जारी किए गए थे। लैंसडाउन में नियुक्त गढ़वाल राइफल के कर्मचारियों को घर पर छुट्टी में आते समय अपने साथ बंदूक रखने की अनुमति दी गई थी और अधिकारियों द्वारा शिकार के हथियार भी उपलब्ध कराए गए थे। अखबार के जरिए देश के सभी शिकारियों को आह्वान किया गया था कि वे आदमखोर को समाप्त करने में सरकार की सहायता करें। जिन रास्तों से आदमखोर गुजर रहा था उन पर झटका द्वार वाले पिंजरे बकरे बांधकर लगाए गए थे। पटवारी और अन्य सरकारी कर्मचारियों को जहर उपलब्ध कराया गया था ताकि वे मारे गए मनुष्य की लाश पे से छिड़क सकें। इसके अलावा ऐसे भी सरकारी कर्मचारी थे जो नौकरी के बाद के समय में अपने जोखिम पे बाघ की खोज में लगे रहते थे। इन सभी सम्मिलित प्रयासों का ही परिणाम था कि आदमखोर के पिछले बाएं पैर के पंजे पर एक गोली लगी थी, जिसे उसके पंजे के अगले हिस्से से खाल का एक टुकड़ा निकल गया था। और गढ़वाल के डिप्टी कमिश्नर के सरकारी दस्तावेजों में एक बात दर्ज है कि इस गोली के लगने से यही असर हुआ कि वह आदमखोर पहले से भी ज़्यादा तेज हो गया और मनुष्य शिकार पर छिड़के जहर को चट करने से वह और चुस्त हो गया। सरकारी रिकॉर्ड में 3 रोचक घटनाएं दर्ज हैं जिनका मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। पहली घटना, अखबारों में अपील को देखते हुए सन 1921 में 2 अंग्रेज अधिकारी आदमखोर तेंदुए को मारने के इरादे से रुद्रप्रयाग आए।
तेंदुआ अलकनंदा के एक तट से दूसरे तट पे पुल से होकर जाता था। ऐसा उन्होंने कैसे सोच लिया मुझे नहीं मालूम। बहरहाल उन्होंने रात को पुल पाल करते बाघ को मारने की योजना बनाई। पुल को ताने रखने वाले तारों को थामने के लिए पुल के दोनों तरफ 2 स्तंभ हैं। अपनी योजना के अनुसार एक जवान शिकारी नदी के बाएं किनारे के स्तंभ पे ऊपर बैठ गया और उसका साथी दाएं किनारे वाले स्तंभ पे। जब उन्होंने बैठे वहाँ 2 महीने गुजर गए। बाएं किनारे वाले व्यक्ति ने देखा कि बाघ उसके नीचे घुमावदार रास्ते से पुल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। उसने बाघ के पुल तक पहुंचने का इंतजार किया और पुल पे पहुंचते ही गोली चला दी। जो ही गोली चली, दाएं किनारे वाले व्यक्ति ने भी अपनी पिस्तौल की 6 गोलियां खाली कर दी। दूसरी सुबह पुल में और उस पहाड़ी की तरफ जहां तेंदुआ गया था खून के निशान पाए गए। यह मानकर कि जो भी घाव उसे हुए होंगे उससे वह मर चुका होगा। कई दिन तक तेंदुए की खोज की जाती रही। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि चोट लगने के बाद तेंदुए ने 6 महीने तक किसी भी इंसान की हत्या नहीं की। इस घटना के बारे में मुझे उन लोगों ने बताया जिन्होंने 7 गोलियों की आवाज़ सुनी और घायल तेंदुए को ढूंढने में मदद की। दोनों शिकारियों और मेरे सूचना स्रोतों का भी सोचना था कि पहली गोली बाघ की पीठ में और बाद की गोलियां उसके सिर में लगी थी, इसलिए उसकी खोज लंबे समय तक बारीकी से की जाती रही। खून के निशानों का जो विवरण मुझे दिया गया उससे मेरी राय थी कि शिकारी ये गलत सोच रहे थे कि उन्होंने तेंदुए के शरीर और सिर पर गोली मारी थी, क्योंकि खून के निशानों के विवरण के मुताबिक वह पाँव की ही चोट रही होगी। और बाद में मुझे जानकर खुशी हुई कि मेरा अनुमान सही था। बाएं तट वाले शिकारी की गोली बाएं पंजे के तले से पार करती हुई जो पंजे के अगले हिस्से का एक टुकड़ा ले उड़ी थी और दाएं किनारे के शिकारी की सभी गोलियां खा ली गई थी। दूसरी घटना, झटका द्वार किस्म के पिंजरों में करीब 20 बाघ पकड़ लिए गए और उनमें से एक को सब आदमखोर समझ रहे थे। इसे कोई हिंदू मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि इनका मानना था कि ऐसा करने से जिन व्यक्तियों को बाघ ने खाया था उनकी आत्मा मारने वाले व्यक्ति को सताएगी। इसलिए एक भारतीय ईसाई को काम भेजा गया। वह करीब 30 मील दूर एक गांव में रहता था। जब तक वह बाघ के पास पहुंचता, बाघ पिंजरे से अपना रास्ता बना के भाग गया था। तीसरी घटना, एक व्यक्ति को मारने के बाद बाघ उस व्यक्ति को लेकर जंगल में चला गया था। दूसरी सुबह जब उस खोए व्यक्ति की खोज की जा रही थी तो पाया गया कि बाघ जंगल से भी बाहर निकल गया था और पीछा करने पर उसे गुफा में घुसते हुए देखा गया। तत्काल इस गुफा के मुख पे कांटों के झाड़ और पत्थरों का ढेर लगा दिया गया। हर दिन इस गुफा को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। 5वें दिन जब करीब 500 लोग एकत्र थे तो एक व्यक्ति जिनका नाम रिकॉर्ड में नहीं है लेकिन उसे वहाँ का प्रभावशाली व्यक्ति कहा गया है, हिकारत से कहने लगा कि गुफा में कोई तेंदुआ नहीं है और उसने गुफा के मुंह से कांटों का झाड़ हटा दिया। जैसे ही उसने झाड़ हटाया, अचानक बाघ अंदर से बाहर की तरफ लपका और वहाँ खड़े 5 से लोगों के बीच से बाघ सुरक्षित निकल गया। ये घटनाएं उसके कुछ ही दिनों के बाद हो गई थी जब वह बाघ आदमखोर बना ही था। अगर बाघ को पुल पर ही पिंजरे में या बंद की गई गुफा में मार दिया जाता तो 300 से ज़्यादा लोग नहीं मारे जाते और गढ़वाल कई वर्षों की यंत्रणा से बच जाता। कहानी का अगला भाग आगमन हम अगले वीडियो में सुनेंगे।